Hi everyone, welcome to the second edition of Swabhiman's interview series. The theme for this edition is art, and for that we have with us Miss Malvika Raj. Ma'am is an artist from Patna who is an eminent contributor in the Indian art scene through her innovative twist to the traditional Madhubani art form, which is centered around Hindu narratives. She graduated from NIIFT Mohali and has had her art displayed at several prominent exhibitions. One of her paintings, a Madhubani rendition of Baba Saheb Ambedkar, is displayed at the University of Edinburgh. Welcome, ma'am. We're honored and privileged to have you amongst us today. Yeah, thank you so much for inviting me. Yeah, so moving on. Ma'am, before starting anything, I would like to take you to a little while back and ask, how did you get into paintings and what has inspired you to start this journey? ओके सो स्टार्टिंग मैं थोड़ा अपना बताती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने डिजाइनिंग की है, फैशन डिजाइनिंग किया है निफ्ट मोहाली से। उस टाइम तक ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है, बिकॉज आर्ट एज अ डिजाइनर मैंने पढ़ाई की थी, तो डिजाइनिंग करना था और अपना कुछ जिस भी कंपनी में मुझे काम करना था वो किया मैंने। बट समाव 3 साल मैंने दिल्ली में भी काम किया। इसके बाद फिर थोड़ा प्रॉब्लम था, मुझे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मुझे मेडिकली प्रॉब्लम था। सो मेडिकली प्रॉब्लम होने के कारण मुझे अपने घर वापस आना पड़ा था। तो इसके बाद कुछ दिन तक कुछ सालों तक मैं घर पे रही, लाइक 2 years। सो उस टाइम ऐसा लगा कि जैसे पेंटिंग मैं शुरू से करती थी, लाइक स्मॉल छोटा बहुत थोड़ा बहुत करती रहती थी, बट ऐसे प्रॉपर ढंग से मैंने कभी नहीं किया था। तो घर पे रहना ये सबसे अच्छा टाइम होता है अपने पैशन को या फिर जो आप करना चाहते हो। सो आई स्टार्टेड लाइक पेंटिंग। मुझे मधुबनी का ही शौक था, ऐसे भी मैं पेंटिंग करती थी, स्टिल लाइफ एंड ये सब। एंड मधुबनी के बारे में मुझे जानना था बिकॉज मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास ज्वाइन किया, मधुबनी के बारे में समझा, जाना कि ये कैसे ट्रेडिशनली किया जाता है और कैसे उस टाइम तक भी मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे मधुबनी में आगे लाइक परस्यू करना है, लाइक पेंटिंग करना है आगे। बट ऐसे था कि नहीं, सीखना है। और बिकॉज डिजाइनिंग बैकग्राउंड था तो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क और आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब मुझे लगा कि ये जानना अच्छा होगा, एक पॉजिटिव काम होगा अपने डिजाइनिंग फील्ड में। तो मैंने ये पेंटिंग करना शुरू किया। तो ऑलमोस्ट 1 year मैंने ये पेंटिंग मतलब सीखना शुरू किया। मैं मधुबनी भी गई, वहां पे लोगों से मिली, कुछ दिन वहां मैं रही भी, और वहां में गांव में किस तरह से लोग पेंटिंग करते हैं वो सब मैंने देखा, उनका काम देखा, उनका थॉट जानने की कोशिश की, क्या सोच के बनाते हैं। दैट वेज फिर वहां से शुरू हुआ। फिर मैं भी कुछ पेंटिंग मैंने बनाया, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाई मैंने, 2-3 पेंटिंग्स बनाई, तो वो काफी अच्छा निकल के आया। बट मेरा क्या था कि मैं एज अ जैसे मैं बुद्ध को मानती हूँ, लाइक मेरा शुरू से मेरे माता पिता भी हैं जो हमेशा बुद्धिस्ट फिलोसफी पे काम किए या फिर उनके बारे में हमें बचपन से बताते रहे। तो फिर वो कनेक्शन नहीं हुआ कि मुझे ये चीज राधा कृष्ण और वो, तो फिर मुझे उस टाइम लगा कि मुझे क्या बनाना चाहिए, राइट। तो उस टाइम जो मेरे दिमाग में जो स्टोरी है, जो मेरे बचपन से मैंने सुना है, तो वो बुद्ध की स्टोरी थी, तो और उनकी जर्नी के बारे में था। तब मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी। देन वो काफी अच्छा निकल के आया। देन इनिशियल फिर वो शुरू होता गया। तब तक भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं आर्ट फील्ड में ही कुछ करूंगी, बट समहाउ वैसा होता गया। और पूरी मैंने एक बुद्ध की सीरीज बनाई जिसका नाम द जर्नी था। और बुद्ध की सारी पेंटिंग, लाइक उनका जो जर्नी था, लाइक महापरिनिर्वाण के पहले, इसके बाद उनका जन्म, उसके आगे उनका जो धर्म का प्रचार है, वो सब कुछ, तो वो सब मेरे द जर्नी पेंटिंग में मैंने बनाया था। ब्यूटीफुल जर्नी रही। सब कुछ आपके रूट से इतना ज्यादा रिलेटेड था, तो वो बचपन से पूरा इनकलकेट होता गया और आपकी इतनी बड़ी हॉबी और इतना बड़ा टैलेंट आपका बन के निखर के आया। तो
यस मैम। Yeah. तो शायद मैम आपने अभी मेंशन किया कि जैसे बुद्धिज्म आप बचपन से ही फिलोसफीज यू बीन हियरिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग दैट ओनली कि आपकी जो मधुबनी पेंटिंग्स की स्टाइल है बहुत यूनिक है एंड यू हैव अ मेजर एम्फेसिस ऑन बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज एंड आपकी पेंटिंग्स में भी एक डिपिक्शन है बाबा साहेब अम्बेडकर का। तो वी वांटेड टू नो इफ यू कैन throw some light on the ideologies and like you know the like how is it different, how is your Madhubani art is different from the one which is there already जो already बहुत सारे लोग बनाते आ रहे हैं, what was your motivation behind it? या सो ये जो एज अ लाइक मैं बचपन से हमारा क्या है ना, मैं ऐसी हूँ, दलित हूँ। सो आई नो लाइक मैंने शुरू से मेरे फादर भी काफी एक्टिव रहे हैं ये सब। जो मेरे डैड डीएसपी थे बट वो हमेशा सोशल वर्क में आगे रहते थे। मेरे फादर का नाम रामचंद्र राम है। तो वो डीएसपी होने के बावजूद भी बहुत ही सोशल वर्क का काम करते रहते थे। और उन्हीं को देखते हुए मैंने बचपन से वो देखा है उनको कि वो बाबा साहब की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं, वो बुद्धिज्म की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। तो वो सब जो चीजें हैं मैंने बहुत कुछ अपने फादर से सीखा है। उन्होंने ही बचपन से बहुत कुछ सिखाया मुझे। बहुत जगह हमें घुमाने को ले गए, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एंड बुद्धिस्ट जितने जगह पे लाइक यूपी में भी गए हम। बिहार में तो आप जानते ही हो कि लाइक यहाँ पे बोध गया है। सो हम लोग शुरू से ये सब देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे थे। कुछ बुक्स भी दी मेरे फादर ने पढ़ने को कि तुम ये बुक्स पढ़ो। जब मैं पेंटिंग करना शुरू किया तो उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ आइडियाज दिए मुझे। एज अ फादर मुझे बहुत इनकरेज किया, नहीं इस चीज में आगे करना चाहिए काम। फिर जैसे मधुबनी में क्या होता है ना, मधुबनी एक स्टोरी टेलिंग होता है। जो पहले की जो मधुबनी आप जो अभी लोग बनाते हैं उसमें सारी स्टोरी टेलिंग होती है, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक पिक्चर डिपिक्ट करते हैं और स्टोरी टेलिंग करते हैं। सो दैट वीज मेरा था कि जब मैंने ये पेंटिंग शुरू किया था तो यही सोच के किया था कि मुझे स्टोरी टेलिंग करनी है। तो जैसे बुद्धा की जो स्टोरी टेलिंग की मैंने, द जर्नी एज अ लाइक उनका पूरा स्टोरी, देन तब मुझे लगा कि नहीं, क्यों क्यों नहीं मैं जो 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 हमारे लाइफ में जो जैसे बाबा साहब हुए, चाहे सावित्रीबाई फुले हुई, उनकी जो जीवनी है जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। बिहार में तो बहुत चीज है कि बिहार में लोग नहीं जानते हैं बाबा साहब को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं, अभी तो बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, बट स्टिल बहुत लोग अभी भी जानने की जरूरत है। तो मुझे लगा कि एक जो मधुबनी के थ्रू जो स्टोरी टेलिंग करके, क्योंकि पिक्चर क्या होता है ना, लोग बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या है और बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो वो क्या हो जाता है ना कि इंटरेस्ट देख के नॉलेज भी होता है। सो मेरे को ये लगा कि नहीं, क्यों नहीं मैं पेंटिंग के थ्रू ही इनको लोगों को मैं अपना जो स्टोरी है, बाबा साहब की स्टोरी हो या फिर सावित्री माई की स्टोरी हो, तो ये सब मैंने ना अपने फादर से भी डिस्कस किया था कि क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं या मैं इस तरह का काम कर सकती हूँ। तो मेरे फादर ने भी ये बोला कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है ये चीज, अगर तुम चाहो तो जरूर हो सकता है। सो आई स्टार्टेड पेंटिंग अबाउट बाबा साहब एंड सावित्री माई फुले। अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी और भी बनाना है। यस मैम, आई थिंक हम लोग भी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि पढ़ना इतना आसान नहीं होता जितना इजी पिक्चर्स के थ्रू कोई स्टोरी टेलिंग करना हम देखते हैं। और ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि हम जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते, मनुस्मृतियां जितनी भी होती थी वो सब पिक्चर्स के फॉर्म में होती थी, और उन्हीं से सारी जितनी भी कहानियां हैं वो हमारी हिस्ट्री की हम आज दिन तक जानते हैं। तो आपने एक बहुत ही पुराने ट्रेडिशन को बहुत ही ब्यूटीफुली यू हैव कैरीड इट फॉरवर्ड, एंड आई थिंक हमारे पेरेंट्स इन सब चीजों में बहुत सपोर्ट करते हैं, and I think that is how it played out for you. So ma'am, my next question would be like इतने सालों के अंदर how and like promoting the specific form of art, what is your view कि इस पूरे जर्नी में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका intersectionality of the art sector and in the craft sector, art and craft sector largely?
ओके, सो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी भी ये क्राफ्ट जितने हैं हमारे और हमारा आर्ट फॉर्म है जितना ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, इसको अभी भी बहुत कुछ लाइक बहुत सारी ऐसी आर्ट फॉर्म है जो पीछे जा रही है, लोग उसको नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। बिहार में भी मधुबनी का काफ़ी अच्छा अभी मतलब काफ़ी अच्छा हो चुका है मधुबनी में, बहुत लोग काम कर रहे हैं। बट स्टिल कुछ आर्ट फॉर्म है, जैसे मधुबनी में भी एक आर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं गोदना आर्ट। बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये क्या होता है। ये मधुबनी में ही एक आर्ट फॉर्म है जो जो एससी जो लोग होते हैं वो ये आर्ट फॉर्म करते हैं जिसका नाम गोदना आर्ट है। तो ये टैटू आर्ट भी बोलते हैं। ये बिल्कुल मधुबनी ही है, बट ये थोड़ा-सा आर्ट फॉर्म चेंज है। बहुत हद तक चेंज है इनफैक्ट मैं बोलूँगी। तो उसमें जो डिपिक्शन भी होता है वो भी चेंजेस है। तो बहुत कुछ है जो लोगों को जानने की ज़रूरत है। सरकार को भी इसके आगे आके इसको आगे उठाने की ज़रूरत है। तो या यस मैम, आई थिंक मधुबनी एक हमारे इंडिया का ऐसा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसको बहुत आई मीन काफी लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो आपने जैसा मेंशन किया कि सरकार को और भी सारी चीजें करनी चाहिए ताकि इसको और भी ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिले नेशनली और इंटरनेशनली। तो हुँ, हुँ। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि along with your whole talent and like doing Madhubani art and paintings, आपने खुद का अपना बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया दिल्ली के अंदर। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा और कुछ बता सकते हैं? और हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो जर्नी आपकी कैसी रही कि आपने एकदम मधुबनी पेंटिंग से सीधा आपने अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। तो वो पूरा ट्रांजिशन कैसा रहा एंड लाइक आपने क्या क्या चैलेंजेस पूरे इसमें फेस किए? तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि ये मेरे मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए ऐसा नहीं रहा कि ये बिल्कुल चेंज हो रहा था। ठीक है, एज़ अ डिज़ाइनर मैं एक डिज़ाइनर भी बहुत हद तक आर्ट फ़ॉर्म से जुड़ा होता है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा होता है। सो डिज़ाइनिंग तो मैंने एज़ अ परस्यू किया है एज़ अ डिज़ाइनर मैंने और पेंटिंग मेरा पैशन है, हॉबी है मेरा। सो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत ईज़ी ढ ढंग से मेरा जो गारमेंट का जो मेरे बिज़नेस भी मैंने जो शुरू किया, वो मैंने आर्ट वर्क जो मैं करती हूँ, उससे मैंने अलग नहीं उसको किया। लाइक उसी का जो एसेंस है मेरे जो गारमेंट फ़ील्ड में जो मैंने डिज़ाइनिंग की, गारमेंट बनाया मैंने, वो आर्ट से ही रिलेटेड सारा काम था मेरा। क्योंकि मेरा जो भी अभी जो मेरा कलेक्शन मैं बनाती हूँ, अपने गारमेंट का जो कलेक्शन है मेरा, उसमें प्रॉपर हैंड पेंटिंग होती है। जिसमें आर्टिज़न्स होते हैं, आर्ट का काम होता है, चाहे वो ब्लॉक प्रिंटिंग हो या फिर हैंड पेंटेड हो। मेरे गारमेंट सारे हैंड पेंटेड एंड ब्लॉक प्रिंटिंग्स ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें आर्ट कहीं भी लूज़ नहीं होता है। सो मुझे बहुत ईज़ी हुआ दोनों को कंबाइन करके काम करने में। सो या इसमें कहीं वैसा मुझे हर्डल नहीं आया कि मैं एक चीज़ छोड़ के दूसरा काम करूँ, नहीं। मुझे दोनों को साथ में काम करने का बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला, लाइक दोनों मैं कर रही हूँ। तो काफी अच्छा रहा क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी हम बिजनेस सेक्टर की टुवर्ड्स व्हेन वी ड्रिफ्ट आवर आर्ट फॉर्म और एनीथिंग, तो देयर आर टाइम्स व्हेन यू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। बट आपके लिए आपका टैलेंट इतना ज्यादा मतलब had such a prominent space in your life that it kind of created this whole environment where you could get into the business sector easily. तो ये भी काफी एक इंस्पिरेशनल चीज होगी काफी लोगों के लिए जो अभी भी सिर्फ आर्ट फॉर्म है बट एक अलग प्लेटफॉर्म अपने लिए ले सकते हैं और उसी को अलग चीज के अंदर अपने लिए में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैम या yes ma'am, so ma'am there are details and nuances of entrepreneurial journeys and there are often there is a positive light thrown on them. So can you speak about what all resources were required for the enterprise? Like how did you start Musk Media and how was it financed? Like were there people who wanted to invest in your venture or anything of that sort? सो ये जो बिज़नेस मैंने प्लान किया था, लाइक मैंने पेंटिंग सबसे पहले 2010 से किया था और बिज़नेस का मैंने शुरू उस टाइम से मैं पेंटिंग ही कर रही थी। बट 2014 में मेरा था कि नहीं मुझे अब बिज़नेस में भी अपना, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी
डिजाइनिंग की थी। तो मुझे उस टाइम भी था जब मैं पढ़ाई कर रही थी कि लाइक मुझे अपना एक फैशन इन लाइक अपना एक सॉरी अपना एक फैशन हाउस खोलना है जहाँ पे मैंने अपने गारमेंट्स बनाना है, खुद का डिजाइन करना है। सो 2014 से कंटिन्यू जारी रखा था, मैं कर रही थी ये चीज। और कभी-कभी पेंटिंग भी चल रहा था मेरा, बट फाइनेंशियली इतना ज्यादा मिडिल क्लास में क्या होता है कि आप फाइनेंशियली इतना नहीं होते हो कि आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लो। और ये तो फिर उसमें क्या था कि मैं पेंटिंग भी कर रही थी और साथ में मेरा बिजनेस का भी थोड़ा बहुत प्लानिंग कर रही थी मैं। तो कुछ जो पैसा कभी पेंटिंग से आता था तो मैं उसको बिजनेस में लगा दिया करती थी। लाइक ऐसे करके मैंने इनिशियली ये काम किया। मैंने फर्स्ट कलेक्शन अपना बनाया था जो मुझे एग्जीबिशन करना था दस्तकार हाट में जो दिल्ली में होता है। उसके पहले मैंने एक बहुत बड़ा पेंटिंग का प्रोजेक्ट किया था। सो उससे मुझे कुछ मनी आया था जिसके कारण फिर मैंने उस मनी से एक बहुत अच्छा कलेक्शन बनाया ताकि मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। सो उसके बाद वो कलेक्शन फर्स्ट टाइम मैंने दस्तकार में जब किया तो काफी अच्छा रिस्पांस आया। लोगों को काफी अच्छा पसंद आया लोगों को। सो उससे क्या हुआ ना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड आ रही थी कि सो आई स्टार्ट लाइक फर्स्ट कलेक्शन जो मैंने बनाया वो दस्तकार में जब मैंने उसको पुट किया वहां पे लगाया ऑलमोस्ट 12 डेज का वो एग्जीबिशन था। वहां पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया कि नहीं ये इसमें भी मैं कुछ कर सकती हूँ। लाइक फैशन में जो काम कर रही हूँ मेरा कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। सो आई लाइक तब उस टाइम मुझे लगा कि मुझे फाइनेंशियली अब और ज्यादा जरूरत है कहीं से। लाइक आपको जब पता चलता है कि नहीं आप सही जा रहे हो तो फिर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देन इसके बाद मैंने कुछ जगहों पर मैंने ट्राई किया। लाइक मैंने बैंक्स में पूछा, बहुत जगह पता किया, बट बैंक्स के ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उनका बहुत चीज ऐसा होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट बना के दो उसमें थोड़ा सा भी गलत या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको वो फिर डिनाई कर देते कि वो नहीं दे सकते हैं। देन मेरा ब्रदर है, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। जो मेरा ब्रदर है वो मैनेजमेंट करा हुआ है, चंद्रमणि राज। सो ऐसे में ना मेरे घर से बहुत कुछ सपोर्ट मिलता रहता है। सो मेरे ब्रदर ने हम दोनों अभी के टाइम में साथ में काम कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो मेरा पार्टनर है। सो उसने फिर हमारा हम दोनों ने मिल के शुरू किया लाइक कहाँ से हमें फाइनेंशियली हमें मदद मिल सकती है। देन उसने ही मुझे बताया कि लाइक सरकार की तरफ से ये NSIC सॉरी स्मॉल स्केल स्टडी, ये जो है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है NSIC। सो वहां पे हमने अपना प्रोजेक्ट दिया। तो उस प्रोजेक्ट में NSIC में जब हम लोग गए तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसमें SC ST एंड वुमेन्स के लिए वो लोग प्रोजेक्ट अप्रूवल करवाते हैं। राइट। तो फिर वहां से हमने बहुत मदद मिला, बहुत कुछ मिला। जैसे इसमें क्या होता है ना प्रोजेक्ट सही ढंग से बना हुआ होना बहुत जरूरी होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो कि आप प्रोडक्ट कहाँ से उठाएंगे, फिर आपका जो स्ट्रक्चर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें जो मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, आप कहाँ से मटेरियल लाएंगे, वो कैसे बनेगा, मशीन्स क्या क्या चाहिए। तो ये सब चीज ना आपको सही से पुट करना होता है उस पूरे प्रोजेक्ट में। सो मेरे ब्रदर ने हमने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत दिन भी लगा, बहुत पेशेंटली हमने काम किया। बट उसमें मेरा ब्रदर और मैंने मिलके वो प्रोजेक्ट बनाया और उसको फाइनली हमारा NSIC से वो अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल मिलने के बाद वही लोग हमें गाइड करा उन लोगों ने कि कैसे किस बैंक में जाना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सो प्रोजेक्ट में क्या कमी है, कहाँ पे डिनाई कर सकते हैं बैंक वाले। सो दैट वेज हम लोग ने सारा कुछ प्रोजेक्ट बना के फिर हमने बैंक से फिर हमारे को फाइनली
अप्रूवल मिलने के बाद हमारा लोन सैंक्शन होगा। यस मैम। सो मैम जैसे आपने बताया एनआईसी के बारे में, तो आई थिंक काफी लोग जो हमारे वीडियो देखेंगे उनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिन जो आर्ट फील्ड में ही है या फिर शायद बिजनेस फील्ड में ही है, पर उनको किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या ऐसी और भी कोई स्कीम्स वगैरह पता है जो जो लेडीज हैं, जो काफी लोग जो काम कर रही है बट उनके पास में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है या ये नहीं है, तो वो गवर्नमेंट से उस टाइप की कोई हेल्प ले सके? हाँ, तो ये जो एनएसआईसी है वो यही है, लाइक ये गवर्नमेंट बेस ही है, जो नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, नेशनल स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन करके है एनएसआईसी। सो यहाँ पे जाने पे ये अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहती हैं, तो उसमें अगर अगर वो उनको कन्विंस कर सकती हैं कि आप सही, वो देखेंगे आपका प्रोजेक्ट लाइन सही है, आप सही जा रहे हैं। तो इसके बाद मेरा क्या था ना कि मैं एज अ डिजाइनर भी हूँ, मैं एज अ आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेरा जो प्रोजेक्ट बना तो वो सब इसी से रिलेटेड था। दैट मीन्स ये मुझे ना आसानी हुआ उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ। सो अपना जो भी आप करना काम शुरू करना चाहे, जैसे मैंने डिजाइनिंग की है, मैं डिजाइनिंग छोड़ के मैं किसी और चीज का बिजनेस नहीं दिखा सकती हूँ। जिस चीज में आपको पूरी कॉन्फिडेंस है, जिस चीज की आपने पढ़ाई की, आपको लगता है, अगर नहीं भी की है तो उस चीज में आप रिसर्च वर्क करिए, आप उस चीज में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बेसिक चीजें जो है रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज पे स्टडी करने के बाद ये प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली अप्रूव होगा। आई थिंक ये काफी लोगों के लिए जो हमारा वीडियो देखेंगे उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर उनको भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना है तो। सो मैम आपने बताया था कि देयर आर अ लॉट ऑफ women who are working at Mass Media and you're able to engage a lot of women in this enterprise, which is really good because a lot of women require that platform to work and like to establish their talents and working capabilities. So what is your view on gender specific roles in this sector? Ki how has your experience been being the lead of your entrepreneurial initiative from a gendered lens? कि आप एक अकेली लेडी हैं जो इस पूरे एंटरप्राइज को संभाल रही है, तो हाउ डू पीपल सी यू एज द ओनर ऑफ द होल थिंग एंड कहते हैं कि नहीं, सो कैसा वो एक जेंडर्ड पर्सपेक्टिव कैसा है पूरे उसका? हाँ, मैं इसमें बोलूंगी लाइक एज अ एक बिजनेस को शुरू करने के लिए और एक बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए इसमें जेंडर मायने नहीं रखता है। लाइक जिस तरह से विमेन चला सकती हैं उतना ही, जितना मेन मेन कैपेबल है एक बिजनेस करने के लिए, उतना ही कैपेबल है एक विमेन काम कर रहे हैं। चाहे वो मेन हो, विमेन हो, चाहे वो एलजीबीटीक्यू हो, कोई भी हो, एक बिजनेस को चलाने के लिए उसमें जेंडर कहीं भी मैटर नहीं करता है। बट हाँ, जो सिचुएशन को फॉलो, जो हम फेस करते हैं उसमें जरूर मैटर करता है। एक विमेन को जब एक बिजनेस शुरू करती है तो उसमें सबसे बड़ा जो चीज होता है वो पेशेंस होता है। जितना विमेन को पेशेंस रखना पड़ेगा उतना मेन को शायद नहीं रखना पड़ता हो, क्योंकि उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लाइक जैसा आप बोल रही हैं कि जो वर्कर हैं या फिर हर जगह पे, हर फील्ड में आप जहाँ जा रही हैं तो विमेन को वो चीज फेस करना पड़ता है। बट सही डायरेक्शन और उसको जूझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और लोग को अपना, जब जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो वही चीजें याद आती है कि आप कैसे कैसे आप आपने ये सब चीजें लाइक अपने आप को कितना स्ट्रांग रख के आपने इस चीज को आगे काम किया। लाइक उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सपोर्ट भी करते हैं। लाइक मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया, तो समहाउ मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। लेकिन बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि लाइक घर की चीजें हैं या फिर घर में ही बंद कर रही रख जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि विमेन को अपना जो पैशन है उसको कभी लूज नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके लिए हर दिन एक ना एक काम करना चाहिए, तो सक्सेस जरूर मिलेगा। Ma'am, I think this will inspire a lot of women who are out there. So, to conclude the whole interview, I just wanted your final remarks. कि काफी सारी लेडीज है इंडिया में और आई थिंक लॉकडाउन में, क्वारंटीन
लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है ऑनलाइन चीजें करने की, ऑनलाइन अपने कुछ ना कुछ हॉबीज वगैरह सीखने करने की। तो do you have any remarks for women who are out there and they're wanting to start their own work and like starting their own businesses, but because of social constructs and fear of taking an initiative, they are unable to pursue their dreams and ambitions? So any final remarks for those people? मैं यही बोलूँगी कि अपने ड्रीम के लिए आप कहीं भी सैक्रिफाइस होता है, बट जो अपना ड्रीम होता है ना, उसको अपने आप से सैक्रिफाइस मत करो। आपको जो ड्रीम है आपके लाइफ का, उसको ऑब्वियसली बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बट अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना, कभी मत छोड़ना अपने ड्रीम को। उसको हमेशा बिकॉज़ लाइफ एक होती है। आप दूसरे के लिए जीते हैं, ये भी ज़रूरी है, बट अपने ड्रीम्स को कहीं न कहीं एक अगर पैशन है अपने ड्रीम्स को पाने का, एक रास्ता कहीं न कहीं से निकल जाता है। मुझे ये लगता है, बस उसको देखने की ज़रूरत है। हुँ। Thank you so much, ma'am.